प्रोसेसेस। इस लेक्चर में हम सेक्शन 6.2 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें हम अपने आंसर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म prepare its own food and is not dependent on any other organism। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स क्या कर रहे हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, जो इस न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ये अपना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, या हम कहें कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन दी ऑटोट्रॉफ्स, हम ये लिख सकते हैं। ये हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि सेंटेंस का क्या मतलब है, वो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लाइट की प्रेजेंस में फूड को सिंथेसाइज किया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस से। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वाया प्रोसेस फोटोसिंथेसिस ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ये अपना फूड को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑब्टेन करते हैं। ये अपना खुद नहीं बना सकते हैं फूड बेसिकली। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। ओके, ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑब्टेन करते हैं फूड को। ओके, और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, ये लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आपकी, इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया आते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स में एनिमल्स एंड फंगस, ओके, ये सब आते हैं इसमें। सो इस तरीके से आप और भी डिफरेंसेस में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से उसको मिलता है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से रॉ मटेरियल प्लांट्स को चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, और सनलाइट इंपॉर्टेंट है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चार चीजें हमें चाहिए ही। इससे क्या मिलता है फोटोसिंथेसिस में, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ग्लूकोज, ओके, ऑक्सीजन मिलती है और वाटर, ये चीजें हमें मिलती हैं। अगर इस इक्वेशन को हम बैलेंस करें तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल, ये चार चीजें चाहिए। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिल रही है फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स को मिलती है एयर से। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एयर में प्रेजेंट है वो ये यूज करते हैं। ठीक है, और किसके थ्रू ये प्लांट में इसको इन करते हैं, वाया स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या है, स्मॉल पोर्स हैं जो कि लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, सो और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल गई, एयर से। नेक्स्ट है वाटर। वाटर इन्हें मिलता है सॉइल से। सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है ये रूट्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, थर्ड थिंग है सनलाइट। सनलाइट मिलती है सन से। ओके, और ये कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जो क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़ा है कि प्लांट सेल्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होती है, उनके अंदर क्या है, थैलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। थैलाकोइड्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लीव्स क्या है, ग्रीन होती है। सो इसी पिगमेंट का काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना। ओके, ये हमने पूरा लेक्चर्स में डिस्कस किया, आप उसको एक बार लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम एक एक को लिख सकते हैं कि हमें प्लांट्स को रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। ठीक है, हमारे स्टमक में कौन सा इंपॉर्टेंट एसिड है जो रिलीज होता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं HCl। इसके दो इंपॉर्टेंट काम है हमारे स्टमक में। पहला काम तो ये कि जितने भी जर्म्स फूड के साथ हमारे स्टमक में एंटर करते हैं उनको किल करने का काम है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमारे स्टमक में एक एंजाइम रिलीज होता है
पेप्सिनोजन, ठीक है। ये कहां से रिलीज होता है? स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ओके, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजन। ये क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है, ये कोई काम नहीं कर सकता है, एक्टिव नहीं है ये। इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है? पेप्सिन, ओके। ये क्या है? एक्टिव एंजाइम है। अब इंपॉर्टेंट काम HCl का यहां पर है, इसको एक्टिवेट करने का काम किसका है? HCl का है। पेप्सिनोजन अगर रहेगा तो वो कुछ ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, कोई प्रोटीन डाइजेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन जब ये पेप्सिन की फॉर्म में होगा तो ये प्रोटीन डाइजेशन कर पाता है। तो ये काम भी, इसको एक्टिवेट करने का काम भी HCl का है। और दूसरी चीज ये है कि HCl की वजह से स्टमक में कैसी हो जाएंगी? एसिडिक कंडीशंस हो जाएंगी, तो ये पेप्सिन भी अपना वर्क जो है वो इस 1.2 pH पे कर पाएगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। पहला ये कि जो फूड के साथ जर्म्स एंटर कर रहे हैं उनको किल करता है एसिड। दूसरी चीज ये कि पेप्सिनोजन जो एक इनएक्टिव एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर रहा है, और एक्टिवेट उसको किसमें कर रहा है? पेप्सिन में, और उसको फंक्शनिंग में भी हेल्प कर रहा है ताकि वो प्रोटीन डाइजेशन कर पाए, ओके। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब पहली बात ये कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो प्रोटीन्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है जो हम फूड मटेरियल खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स हम खाते हैं, प्रोटीन्स हम खाते हैं, तो इन सभी को क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट का मतलब क्या है? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर होती है फूड मटीरियल्स की, इनको हमें क्या करना है? सिंपल मटीरियल्स में कन्वर्ट करना है ताकि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इनको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। और फिर वहां से इनको पूरी बॉडी में, ठीक है, ब्लड के थ्रू ये सर्कुलेट हो गए, ओके। सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट करना, ठीक है, और फिर इनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है, ठीक है। सो इसको रीड कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल दैट वी ईट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट एंड वेरियस साइड्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक है? हमारी माउथ टू एनस, ठीक है। बीच में हमारे पास स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और बहुत सारी ग्लैंड्स है, लीवर्स है, पेनक्रियास है। तो क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहे हैं ताकि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो सिंपल में कन्वर्ट हो पाए और फिर इजीली क्या हो पाए? एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज, ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारे माउथ में प्रेजेंट है। इसका क्या काम है? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। दूसरा एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन में काम है प्रोटीन का डाइजेशन जो स्टमक में है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन और लाइपेज का काम है फैट का ब्रेकडाउन, ओके, ठीक है। तो आप इनमें से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, इनको तो आप इनमें से एक दो भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये फंक्शन है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कि ब्रेक करना फूड को, और फिर ताकि इजीली उनका एब्जॉर्प्शन हो पाए स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड, ठीक है। ऐसी क्या डिजाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्ट्रक्चर कैसा है उसका ताकि वो क्या कर रहा है? फूड को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर हम इंटेस्टाइन का इस तरीके से स्ट्रक्चर देखें कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो इस तरीके की लेयर्स हैं। सिरोसा है पहले लेयर, फिर मसल लेयर है, सब म्यूकोसा है, म्यूकोसा। ये क्या है? ये बेसिकली लेयर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। सबसे इंटरनल में जो प्रेजेंट है, सबसे अंदर की साइड जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है विलाइज, ओके। विलाइज अब आप देख सकते हैं कितनी फिंगर लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट है पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट है। इनका काम बेसिकली क्या है? ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो कि फूड को एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। तो विलाइज जो है वो इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन में। सो इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है, ज्यादा से ज्यादा फूड को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अब होता क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो विलाइज है, ये आप देख सकते हैं, एक विलाई को जूम करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये विलाई है जो ये कनेक्टेड है किससे? इसमें ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। तो क्या होगा? जितना भी फूड यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है वो सीधे कहाँ जा रहा है? ब्लड में जा रहा है, ओके। सो ब्लड से फिर क्या होता है? इसको फर्दर और सेल्स में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। विलाइज आर हाईली या richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, okay। सो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी डिजाइनिंग में कि विलाइज प्रेजेंट है जो कि सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें
हाईली बहुत ज्यादा क्या है, सप्लाई है ब्लड वेसल्स की, जो कि फूड को और दूसरे पार्ट्स तक पहुंचा रही है। ओके, तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। एक्टिविटी 6.4 में आपको क्या करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड 2 टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। एक बार आपको क्या करना है, एयर ब्लो करनी है विद माउथ, ओके, दूसरी बार आपको विद पिचकारी इसमें एयर को ब्लो करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में। फिर आपको देखना है कि इनको कितना टाइम लग रहा है मिल्की होने में, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन कितनी देर में मिल्की हो रहा है, ये आपको इसमें बताना है। और फिर आपको कंक्लूड करना है अबाउट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर और दैट यू ब्रीथ आउट, ठीक है, जो आपने इसमें एक्सेल किया है जिस एयर को, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रेजेंट है, और जो पिचकारी के थ्रू आपने ब्लो की है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें कितनी प्रेजेंट है, ठीक है, आपको इसके बारे में कंक्लूड करना है इस एक्टिविटी में। सो इसमें क्या होगा, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस रहेंगी वो इस तरीके से रहेंगी कि लाइम वाटर जो हमने एक्सेल किया है वो जल्दी मिल्की हो जाएगा, ठीक है, मतलब लेस टाइम, इट विल टेक लेस टाइम, एंड जो एयर से या पिचकारी से हमने किया दैट विल टेक मोर टाइम। ये हमारी कंक्लूजन रहेगी एक तो। दूसरी चीज हम कहेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसका अमाउंट ज्यादा है जो एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा क्यों है अब हम वो देखते हैं। हम कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसका अमाउंट क्या है, ज्यादा है, जो कि एयर में प्रेजेंट है उससे। कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है लेक्चर्स में कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास कराया जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ये क्या होता है, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड, ठीक है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में या लाइम वाटर में ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम कौन सी गैस एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और एयर में भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम इसमें पास कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछा गया, जो हम ब्रीथ आउट करते हैं उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, इसलिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है ये जल्दी मिल्की हो रहा है इन कंपैरिजन टू एयर। एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो कम प्रेजेंट है, ओके, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली मिल्की होने में, ओके। तो ये आपके यहाँ पर एक्टिविटी रहेगी। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.5। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको फ्रूट जूस लेना है या कोई शुगर का सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। क्या करना है आपको, मान लीजिए हम यहाँ पर ले शुगर सोल्यूशन, ठीक है। आपको इसमें ऐड करना है ईस्ट, इस तरीके से ईस्ट का पाउडर आता है, आपको इसमें ईस्ट ऐड करनी है, ठीक है। ईस्ट क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि फंगस ग्रुप में आता है, ठीक है। ये दोनों आप मिक्स कर देंगे। यहाँ आपको क्या करना है, इसके ऊपर फिर एक यहाँ पर सिंगल होल्ड कॉर्क लगाना है। सिंगल होल्ड कॉर्क का मतलब है, कॉर्क आपको पता है जो टेस्ट ट्यूब पे इस तरीके से लकड़ी का या प्लास्टिक का भी होता है, ढक्कन लगाया जाता है, ओके, इसको कवर करने के। लेकिन होल उसमें क्या है, सिंगल होल का मतलब है एक होल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं अपनी, यहां पर आपको क्या करना है, बेंट ट्यूब लेनी है, एक बेंट ग्लास ट्यूब, उसको आपको क्या करना है, इस कॉर्क में फिट करना है इस तरीके से। और दूसरी तरफ क्या करना है, एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपको लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन या लाइम वाटर, ये आपको करना है यहाँ पर, ओके। फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो ये आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है कि लाइम वाटर में आप क्या चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है उस चेंज को होने में, ये आपको देखना है। और आपको बताना है यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है और क्या क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें प्रोसेस वाइज की हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने शुगर लिए, मान लीजिए हम ग्लूकोज की बात करें, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है और ये एक शुगर है, आपने ये लिया है। ईस्ट लिया है अपने साथ में, ठीक है। ईस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज में एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन,
फर्मेंटेशन क्या होता है, एल्कोहल बनता है यहाँ पर इस प्रोसेस में, इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, कौन सी प्रोसेस हो रही है, फर्मेंटेशन, उसमें क्या बन रहा है, प्रोडक्ट एल्कोहल बन रहा है एक, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ग्लूकोज की फर्मेंटेशन से ईस्ट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। दूसरी तरफ हमने जो एक टेस्ट ट्यूब से रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी वो क्या करेगी, दूसरी तरफ हमने क्या लिया है, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के कांटेक्ट में आते ही मिल्की होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये रहेगी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फर्मेंटेशन में रिलीज हो रही है तो वो इसको मिल्की कर देगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज हमसे पूछिए कितना टाइम लगेगा। अब ये टाइम लगेगा हम नहीं बता सकते, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। पहली चीज तो ये है कि हम टाइप ऑफ शुगर, हम कौन सी शुगर ले रहे हैं। दूसरी चीज हम उस शुगर का अमाउंट कितना ले रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ शुगर पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज है कि टाइप ऑफ ईस्ट, ईस्ट का कौन सा स्ट्रेन आप यूज कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है, टाइम में वेरी। ठीक है, कई बार क्या होता है 12 से 36 घंटे भी लगते हैं फर्मेंटेशन में। ठीक है, और वीक्स भी लग सकते हैं, ये टाइम वेरी करता है। हमें यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है इन्होंने कि कौन सी शुगर है, क्या क्या लिया है। ओके, तो हम यहाँ मेंशन नहीं कर सकते हैं इसको, हम टाइम पीरियड जस्ट एक जनरलाइज लिख सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट रिएक्शन में होता है वही यहाँ पर हो रहा है कि क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फर्मेंटेशन में रिलीज हो रही है उसको पास किया, तो यहाँ पर भी वही कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइम वाटर मिल्की हो रहा है इसकी वजह से, और वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, फर्मेंटेशन हमने देख लिया। फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और एल्कोहल है। ओके, तो ये इस एक्टिविटी में आप ना कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो किस किस तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, पहली चीज क्या है, ग्लूकोज एक कार्बन मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और साथ में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, या इसको हम बोल सकते हैं पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। एक ही चीज है, पायरुवेट हो या पायरुविक एसिड हो। ये कहाँ हो रही है रिएक्शन, साइटोप्लाज्म में हो रही है सेल के। उसके बाद इसका फेट जो है पायरुवेट का वो कॉमन नहीं है, ये स्टेप कॉमन है, ये सभी सेल में होगा। ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा ही बनेगा, चाहे कोई भी सेल है। आगे डिपेंड करता है पायरुवेट का फेट कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन एब्सेंट है, उस पर डिपेंड करता है पायरुवेट के बाद क्या होगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, तो ईस्ट सेल जैसे कि क्या करते हैं, ईस्ट सेल शो करते हैं फर्मेंटेशन, जो हमने भी एक्टिविटी में डिस्कस किया। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी जैसे कि ईस्ट में होता है, तो इथेनॉल बनेगा जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और एनर्जी मिलेगी, ये होगा। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पहले ये देख लेते हैं, तो हमारे सेल्स में जैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब तीसरा केस है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि हमारी मसल सेल्स में होता है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है सेल्स में, लैक, एब्सेंस नहीं है, लैक है, मतलब कमी है। ओके, वहां पर क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो आपको समझने की जरूरत है, अगर किसी सेल में ग्लूकोज है, ठीक है, उसका आगे रेस्पिरेशन हो रहा है वहां पर, तो ग्लूकोज से पायरुवेट सभी सेल्स में बनेगा, जो कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। जैसे कि अगर एब्सेंट है इस सेल में तो फर्मेंटेशन होगा। ओके, लैक है जैसे कि हमारे मसल सेल्स में, तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा उस पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन की बात अभी हम करेंगे आगे। ठीक है, तो ये 3 फेट है, आपको याद रखने हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स दिए हैं मैंने, अगर आप लोग इनको देखना चाहते हो कि किस तरीके से दिखते हैं मॉलिक्यूल्स, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारा पायरुविक एसिड का। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं ये कार्बन 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है। फिर हम बात कर रहे हैं लैक्टिक एसिड की। ठीक है, लैक्टिक एसिड में भी क्या है, 3 कार्बन है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं इथेनॉल की।
इथेनॉल में भी कितने कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कार्बन ही है, यहाँ पर जहाँ पर आपको ये कुछ दिखाई नहीं दिया ना, आपको जो 4th लेक्चर आप पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज, ठीक है। ये यहाँ पर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 1 2 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये 1 और 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा है अभी, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड हम उसे कह रहे हैं। वो कहाँ हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में, तो उसी को बोल रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। अगर इस वर्ड को ब्रेक करें तो मतलब है ग्लूकोज, लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है। पहली चीज तो ये कि ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन हो रहा है या रेस्पिरेशन हम कहें, तो ये फर्स्ट स्टेप है और ये कॉमन स्टेप है, ये सभी सेल के अंदर होगा ही होगा। इसमें हो क्या रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, C6H12O6, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, किसमें, पायरुवेट में। पायरुवेट का स्ट्रक्चर हमने देखा पीछे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, इसका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसके कितने बनते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के, ओके। ये प्रोसेस होगा नहीं है, ये हो रही है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने, ये सेल है, ये सेल की बाउंड्री है, ओके, पूरा सेल है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है सेल का, या साइटोसोल हम कह सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इतने में हो रही है। अब डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। नहीं, अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, इथेनॉल बनेगा या लैक्टेट बनेगा। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। आगे हमें ये स्टेप्स पढ़ने आगे। अब नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन एन एरोबिक, एन का मतलब है एब्सेंट है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है इस रेस्पिरेशन में, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है यहाँ पर। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, या स्पेसिफिकली कहें तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो पायरुवेट तो मैंने बताया कि ग्लूकोज से पायरुवेट तो होल सेल में बनेगा, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, इससे इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज होगी, ओके। सो इसको बोल रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है प्रेजेंट। ये कहाँ होता है, ईस्ट की सेल में होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ईस्ट भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, ओके। उसमें भी क्या है, काइटिन की सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल है, सब कुछ है, ओके। सो ये ईस्ट की सेल में होता है। नेक्स्ट है व्हेन लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल। जब हमारे मसल्स की सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ओके। सो यहां पर क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट किस में ब्रेक करता है, पायरुवेट भी एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये ब्रेक करता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी रिलीज होती है, ओके। सो ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये बनता है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स, ठीक है। क्रैम्प्स कॉज होते हैं सडन एक्टिविटी में, जब क्यों लैक्टिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कंप्लीट ब्रेकडाउन। ये एरोबिक है, क्यों, क्योंकि ये ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। एरोबिक का मतलब है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ये प्रोसेस कहाँ होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है क्या है, ये भी एक क्लोरोप्लास्ट की तरह डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी है, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज है। डबल लेयर मेम्ब्रेन है, 1 लेयर और 2nd लेयर, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये हमें पता है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है उसका अमाउंट इन कंपैरिजन टू एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए हम लोग की रेस्पिरेशन कैसे होती है, एरोबिक, क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। आप इसको एक बार जनरल यहाँ पर देख सकते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना रहा है, पायरुविक एसिड बना रहा है, ठीक है।
इस प्रोसेस में क्या होता है, एटीपी रिलीज होते हैं। ओके, अगर आप इन जनरल जानना चाहें तो 2 ATP और 2 NADPH ये नेट बनते हैं, नेट। ठीक है, बनते तो ATP 4 है लेकिन 2 यूज हो जाते हैं वहीं पे, इसलिए हमने नेट लिखा है कि नेट 2 ATP में मिल रहे हैं। ओके, फिर क्या होता है, यहां से ये जाएगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन उसको हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। ठीक है, आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। क्रैब साइकिल के बाद बहुत सारी प्रोसेस है, बस आपको याद रखना है कि जब शुगर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है कंप्लीट ब्रेकडाउन के बाद, वाटर और एनर्जी। जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत ज्यादा हाई है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एटीपी। एटीपी हम किसे कहते हैं, एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब ये एक एडिनोसाइन है और मतलब एक बेस है, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड का बेस है, और एक शुगर प्रेजेंट होती है उसमें, और 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। इस तरीके से आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं। ये क्या है, हमारे सेल की एनर्जी करेंसी है, ये आपका फ्यूल है ज्यादातर सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, हमें क्या है, एटीपी पर हमारी डिपेंडेंसी है एनर्जी के लिए। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तुरंत क्या होता है, जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है, हमने बोला ना क्या मिल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वाटर मिल रहा है और एनर्जी मिल रही है। एनर्जी का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, तो उस एनर्जी को यूज करके तुरंत एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये मिला के क्या बनाते हैं, एटीपी बना देते हैं। और एटीपी क्या है, ये स्टोर हो जाता है सेल के अंदर, ताकि फर्दर सेल को फिर जरूरत हो तो यहां से भी यूज कर सकता है। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन दिस सेल आर ड्रिवन बाय एटीपी। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिनको एनर्जी देनी पड़ती है कराने के लिए रिएक्शन। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से बी मिलके सी बनना है और इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये रिएक्शन कैसी हुई, इस मतलब अगर हमें सी बनाना है तो हमें ए बी को एनर्जी देनी पड़ेगी तब होगी। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिन रिएक्शन में एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ठीक है, तो उन रिएक्शंस में ये एटीपी यूज हो जाएगा जो स्टोर रहेगा। ओके, इट कैन बी यूज्ड इन द सेल फॉर many activities like contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nerve impulse। ठीक है, और बहुत सारे यूजेस है एटीपी के, आपको याद रखना है एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी हमारे सेल की। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जब एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, मान लीजिए ये एटीपी है, ये पूरा क्या है, एटीपी है, इसमें क्या है, एक तो बेस है न्यूक्लिक एसिड बेस, एक शुगर प्रेजेंट है और 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब एक फॉस्फेट ब्रेक होगा यहां से तो 30.5 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ओके, सो जब किसी रिएक्शन में एनर्जी चाहिए होगी तो एक बॉन्ड को यहाँ पर एटीपी को ब्रेक होना पड़ेगा, तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को करने में हेल्पफुल होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ है, हमें डिस्कस करना है कि ऑर्गन्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। एनिमल्स में बहुत वैरायटी है ऑर्गन्स की गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें, ठीक है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैट स्पर्म वगैरह। ठीक है, ये क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए अपने बॉडी सरफेस को यूज करते हैं। ठीक है, एंटायर बॉडी सरफेस कैपेबल होता है कि वो गैसेस एक्सचेंज कर सके। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता है। ठीक है, और अगर हम फिशेस वगैरह की बात करें तो वहां पर गैसेस एक्सचेंज के लिए गिल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की या मैमल्स की, तो हमारे अंदर क्या होती है, लंग्स होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे और तरीके भी हैं, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग स्किन के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ ऑर्गन्स हैं गैसेस एक्सचेंज के जो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं और एक्वाटिक एनिमल्स, 2 तरह के एनिमल्स हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स वो होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, सो अगर हम दूसरी बात यहाँ पर डिस्कस करें तो जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं और जो वाटर में रहते हैं उनमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है। लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में एयर में प्रेजेंट है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो वाटर में डिजोल्व है। ओके, सो एक ये डिफरेंस है। दूसरी चीज ये यहाँ पर
कि जो एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में कम होती है क्योंकि जो ऑक्सीजन की एबिलिटी है वाटर के साथ डिजॉल्व होने की रिएक्शन की वो बहुत कम है, इसलिए बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही डिजॉल्व होती है वाटर में। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 6.6। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, फिश को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग और गिल स्लिट्स की। गिल स्लिट्स बेसिकली क्या है, ओपनिंग्स है ये। ठीक है, ओपनिंग टू गिल्स। ओके, ओपरकुलम एक और वर्ड है यहाँ पर, ओपरकुलम है कवरिंग, जो कवर करता है गिल स्लिट्स को। ओके, ठीक है, दो चीजें। तो आपको इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को देखना है कि ये दोनों कोऑर्डिनेटेड है या नहीं, कि माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिल स्लिट्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग से किस तरह से कोरिलेटेड है, आपको ये देखना है। और आपको फिर दूसरी चीज ये बतानी है कि 1 मिनट में फिश कितनी बार अपने माउथ को ओपन और क्लोज कर रही है, और अपने आप से कंपेयर करना है कि हम कितनी बार ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं 1 मिनट में। ओके, तो यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन इस तरीके से रहेंगी। जो टाइमिंग है फिशेज में ओपनिंग एंड क्लोजिंग माउथ की और गिल स्लिट्स की, वो आपस में कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, फिशेज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वाटर में, ठीक है, उसको माउथ से क्या करती है, इन करती है, फिर उनको पास कराती है गिल से, फोर्स करती है कि वो गिल से पास हो, और जो वहां पर जो ऑक्सीजन है डिजॉल्व, इसको ब्लड में फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाए, और बाकी जो वाटर है उसको क्या कर दिया जाए, एक्सपेल आउट। ठीक है, आउट ऑफ द बॉडी थ्रू, ठीक है, थ्रू गिल स्लिट्स। ठीक है, ये होता है बेसिकली। ठीक है, तो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट टू पास थ्रू गिल्स वेयर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड टेकन बाय द ब्लड। ठीक है, बाकी जो वाटर है उसको बाहर कर देते हैं। तो होता क्या है, जब फिशेस का माउथ ओपन रहता है, ठीक है, तो इनके जो गिल स्लिट्स है वो क्लोज रहते हैं, लेकिन जब इनका माउथ क्लोज रहेगा, जब मतलब गिल से वाटर पास हो रहा होगा तो माउथ क्लोज रहेगा, सो गिल स्लिट्स क्या होंगी, ओपन होगी, क्योंकि उनको पानी क्या करना है, बाहर करना है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड है इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें तो फिश 50 से 150 टाइम्स अपने माउथ को 1 मिनट में ओपन एंड क्लोज करती है, और हम लोग 20 to 25 टाइम्स ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। अब इसकी जरूरत क्यों है, मैंने पहले डिस्कस किया आपसे कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में उसका अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, सो इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर को इनको बार बार अपटेक करना पड़ता है माउथ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, टू मीट देयर बॉडी डिमांड। ओके, ये है। तो इसका रीजन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ओके, इसलिए क्या है, जो ब्रीदिंग रेट है फिशेज में, या मैं कहूँ एक्वाटिक एनिमल्स में, वो बहुत फास्टर है कंपेरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग्स। ठीक है, होता यह है कि more and more water enters their gills, more oxygen is absorbed to meet their oxygen demand. Okay, उनकी बॉडी की जितनी ऑक्सीजन डिमांड है उसको मीट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वो वाटर को माउथ से लेते हैं और गिल से उनको पास कराते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाए। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से। ठीक है, हमारे जो नोज की ओपनिंग है उनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, फिर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं नेजल पैसेज। ठीक है, उसके बाद आता है फेरिंग्स, देन लेरिंग्स। ठीक है, देन ट्रैकिया। ट्रैकिया में प्रेजेंट है रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। ओके, उसके बाद ये पैसेज दो में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट। हमें पता है 2 लंग्स हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ओके, 2 लोब्स हैं हमारे पास लंग के। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो जहां पर डिवाइड होता है ट्रैकिया या पैसेज, इनिशियल इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, फिर फर्दर इसमें जो ये पैसेज डिवाइड हो रहा है इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और फाइनली जो आप देख रहे हैं बैलून लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, गोल 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 गोल, इनको बोलते हैं हम एल्वियोलाई। ठीक है, अगर सिंगुलर में यहाँ लिखूं तो इसको बोलेंगे एल्वियोलस। ठीक है, एल्वियोलर सैक इन्हीं को बोल रहे हैं। ओके, सो ये यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। अगर फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स एक कॉमन एंट्री है, वाटर कॉमन एंट्री फॉर फूड एंड एयर। ओके, और लैरिंग्स को हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, यहाँ पर साउंड की प्रोडक्शन होती है। ओके,
ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप है हमारी, ठीक है। जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर लंग्स है। रिब्स की बात करें तो रिब्स कर्व्ड बोन्स हैं, ठीक है, ये मुड़ी हुई इस तरीके से बोन्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या बनाती है, रिब केज बनाती है। ओके, हमारे अंदर 24 है नंबर में, मतलब 12 पेयर रिब्स का। ओके, एक यहाँ पर वर्ड है डायफ्राम। डायफ्राम बेसिकली क्या है, ये सेपरेट करता है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी को, ठीक है, इन दो कैविटीज को ये सेपरेट करता है। थोरेसिक कैविटी का मतलब है वो कैविटी जिसमें लंग और हार्ट ये सब प्रेजेंट है, और एब्डोमिनल कैविटी मतलब जो डायफ्राम से नीचे वाला पार्ट है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये इनको सेपरेट करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेस्पिरेशन में या ब्रीदिंग में, भी हम उसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। एक बार इन पार्ट्स को जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहली है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग्स है, ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग है हमारे नोज की। एक पेयर होता है हमारे अंदर, ओके, इनके थ्रू ही क्या होता है, एयर को बॉडी में अंदर लिया जाता है, ठीक है। इस नॉस्ट्रिल्स के अंदर, नेजल पैसेज के अंदर कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जो हमारी मान लीजिए नॉस्ट्रिल्स है, ये हमारा नोज है, ठीक है, इनमें क्या है, अंदर हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर म्यूकस की लेयर भी होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं, ठीक है। जितने जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स एंटर करते हैं एयर के थ्रू नोज के अंदर, उनको ये ट्रैप करती है। बेसिकली ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है इन हेयर्स का और म्यूकस लेयर का। नेक्स्ट है थ्रोट, ठीक है। नोस्ट्रिल्स के बाद जो एयर है वो थ्रोट को पास करते हुए लंग्स में एंटर करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है थ्रोट में। ये क्या करती है, इट एंश्योर्स द कॉन्टिन्यूअस एयर पैसेज, मतलब एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ठीक है। ये एयर पैसेज को कोलैप्स नहीं होने देती, कॉन्टिन्यूअस एयर पैसेज बना रहता है इनकी वजह से। कार्टिलेज क्या है, बेसिकली कार्टिलेजिनस टिश्यू हमने पढ़ा था। कार्टिलेजन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है हमने पढ़ा था, कार्टिलेज होता है जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन फ्लेक्सिबल है, ओके। सो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। नेक्स्ट है लंग्स, ठीक है। लंग्स में हमने पढ़ा है कि जब ये ट्रैकिया खत्म हो जाता है तो हमारे पास दो लंग्स हैं यहाँ पर, ये पैसेज डिवाइड होता है, ठीक है। ये जो इनिशियल ये है इसको हम बोल रहे हैं ब्रोंकाई, और जो ये फर्दर डिवाइड हो रही है इनको हम बोल रहे हैं ब्रोंक्यूल्स, और फाइनली ये कहाँ टर्मिनेट हो रही है, एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। ये लंग्स में हमारे बेसिकली गैसेस एक्सचेंज के इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर इनका, एल्वियोलाइज का, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है इसको। नेक्स्ट है लंग्स में जो स्पेशलिटी है कि क्यों गैसेस एक्सचेंज कैसे यहाँ पर हो पा रहा है इतनी आसानी से, तो एल्वियोलाई है मेन, तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर एल्वियोलाई के जो टेक्सचर है, या मैं कहूँ किस तरीके की बनी हुई है, उनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो एल्वियोलाई थिन है, डेलिकेट है, ओके, और ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए इतनी सारी एल्वियोलाइज प्रेजेंट है, ओके। ये बहुत थिन है और क्या है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है गैसेस एक्सचेंज के लिए, ओके। अगर हम अपनी सारे एल्वियोलर सैक को, एल्वियोलर सरफेस को स्प्रेड करें तो 80 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया ये ऑक्यूपाई करेंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर सरफेस एरिया मिलता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी है, ठीक है, हमें पता है कि कोई आर्टरी जब किसी ऑर्गन को रीच करती है तो वहां पर वो क्या करती है, आर्टरी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और फिर फर्दर ज्वाइन होके ये कैपिलरीज वेन्स बनाती है। ये आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अभी आगे, ओके। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है कि एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं उन पर एक बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क है इस तरीके से ब्लड वेसल्स का, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये इस तरीके से ये ब्लड वेसल यहाँ पर आ रही है एल्वियोलाई पे और बहुत कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है, और फर्दर ये कैसे वेन में ज्वाइन हो रही है, ठीक है। सो ये आप नेक्स्ट लेक्चर में जब हम हार्ट को डिस्कस करेंगे और ब्लड वेसल्स को, वहां पर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर लंग्स के स्ट्रक्चर में, कि एक तो एल्वियोलाइज बहुत थिन और डेलिकेट है, इजीली एक्सचेंज हो पा रहा है गैसेस का, और दूसरी चीज की ब्लड वेसल से बहुत ज्यादा नेटवर्क है यहाँ पर, ताकि इजीली ब्लड में ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाए फॉर एफिशिएंट रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट है
कि जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन, ठीक है। जब हम एयर को अंदर लेते हैं, हम सांस लेते हैं, अंदर की तरफ एयर लेते हैं, तो उसमें हम दो चीजें करते हैं। हम अपनी रिब्स को क्या करते हैं, रेज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका जो डायफ्राम है, मैंने बताया था डायफ्राम क्या होता है, जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है, ठीक है। मान लीजिए आपका नॉर्मली डायफ्राम इस तरीके से रहता है, कर्व्ड रहता है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हल्का इसकी ऐसे हो जाती है शेप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम एयर को इन करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है इस तरीके से, ओके। और रिब्स क्या होती है हमारी, रिब्स हमारी होती है रेज, मतलब इस तरीके से ये ऊपर की तरफ उठती है जब हम एयर को इन करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये कैविटी में जो पहले स्पेस कम था वो बढ़ जाता है, क्योंकि मान लीजिए पहले इस तरीके का स्पेस था, इतना सा, ठीक है। डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रिब्स क्या हो गई, रेज हो गई। तो थोरैसिक कैविटी में जो है या थोरैक्स में वॉल्यूम बढ़ गया है, तो इसी वजह से क्या होती है, एयर की एंट्री हो जाती है लंग्स में। सो इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन या एयर ब्रीद इन, ठीक है। उसी की वजह से क्या हुआ, जो एल्वेओलाइज प्रेजेंट है लंग्स में वो एयर से फुल हो जाती हैं, ठीक है। इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग एयर ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, ठीक है। द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, ठीक है, जिसको हम थोरैक्स बोल रहे हैं, वो क्या होती है, लार्जर हो जाती है, ठीक है। एयर इज सक्ड इन टू दी लंग्स एंड फिल्स दी एक्सपेंडेड एल्वेओलाई, ठीक है। उससे क्या होता है, एल्वेओलाइज एयर से भर जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो हो रहा है वो ये है कि मान लीजिए हमने बाहर से ऑक्सीजन गैस का एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है, ओके। ऑक्सीजन इन द एल्वेलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वेलर ब्लड वेसल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड टू दी। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या हमने बताया कि ये एक सिंगल एल्वेलाई यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, एक सिंगल एल्वेलाई है ये, एल्वेलस जिसको बोलेंगे, ठीक है। हर एक एल्वेलस किसके कांटेक्ट में है, ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में है, ठीक है। ये भी हमने भी डिस्कस कर लिया है। वो क्या बोल रहे हैं, ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज। सो हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ एंटर करती है, अंदर एंटर करती है एल्वेलाइज में। जो कैपिलरीज यहाँ पर ब्लड को कैरी कर रही हैं वो क्या करेंगी, इस ऑक्सीजन को तो कैरी कर लेंगी, ब्लड वेसल्स या ब्लड मैं कहूँ स्पेशली ब्लड, ब्लड में दो चीजें होती हैं, प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट्स, ठीक है। सेलुलर एलिमेंट्स में हमारे क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं। बेसिकली यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स ही आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगी, या कुछ प्लाज्मा ऑक्सीजन को यहाँ से कैरी कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ रही है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है यहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो जैसे ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आती है एल्वेओलाई के, कार्बन डाइऑक्साइड इधर ज्यादा है और एल्वेओलस में क्या है, कम है कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुरंत ये डिफ्यूजन प्रोसेस से अंदर आ जाता है, हाई प्रेशर टू, ठीक है। क्या होगा, डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कोई गैस अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ जाए, तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन से ये इस कैपिलरी से एल्वेओलाई में एंटर कर जाएगी, और इसी तरीके से यहाँ होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर कम है ऑक्सीजन, तो ये तुरंत इधर एंटर कर जाएगी, और फिर यहाँ से ये दूसरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होगा, ठीक है, जहां जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। द ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी इनटू एल्वेओलाई, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द बॉडी से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेट वो यहाँ पर एल्वेओलाई में आ रहा है, और एल्वेओलाई से जो ऑक्सीजन है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दूसरे बॉडी पार्ट्स को जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर टर्म है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कितना ही फोर्सफुली एयर को ब्रीद इन करें या ब्रीद आउट करें, ठीक है। 1100 टू 1200 ml की एयर जो होगी वो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होगी, और उसी को हम बोल रहे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। लंग्स ऐसा नहीं कि खाली होंगी, कभी अगर आप कितना भी फोर्सफुली बाहर ब्रीद आउट कर दें, ऐसा नहीं कि लंग्स में कोई वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं होगा, वहां प्रेजेंट होगी, उसको हम बोल रहे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ओके। इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो चीज ये है कि लंग्स में अगर प्रेजेंट है एयर तो लंग्स कोलैप्स नहीं होती हैं, एक तो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, दूसरी चीज है कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो हमेशा पॉसिबल है क्योंकि वहां पर एयर प्रेजेंट है ऑलवेज, ठीक है। सो इट प्रोवाइड
sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. ठीक है, गैसेस एक्सचेंज इसी की वजह से पॉसिबल होगा किसी भी टाइम। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हमारे अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर ये पिगमेंट प्रेजेंट ना हो तो पॉसिबल नहीं है कि हमारी सारी सेल्स को ही इजीली ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। बेसिकली क्या है, हम बात कर रहे हैं कि डिफ्यूजन की बात करी हमने कि जब एल्वेओलाई से ब्लड वेसल्स में या ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन एंटर कर रही है तो सिंपल डिफ्यूजन से कर रही है। ओके, और ब्लड वेसल से या ब्लड कैपिलरीज से एल्वेओलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है वो भी सिंपल डिफ्यूजन से जा रही है। लेकिन पूरी बॉडी में सप्लाई के लिए डिफ्यूजन एक सफिशिएंट प्रोसेस नहीं है कि अगर आप कहें कि आपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लड वेस कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है वो पूरी बॉडी सेल्स को डिफ्यूजन से चला जाए तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ये वर्कआउट नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए हमारे अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट है, इसको हम बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये रेड कलर का पिगमेंट है और ये रेड ब्लड सेल्स में या कर्पशल्स में प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स इस तरीके से अभी आपने पीछे पिक्चर्स में देखे थे और उनमें ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर हम बात करें ये रेड क्यों है, तो इसमें एक आयरन प्रेजेंट है, आयरन एलिमेंट। ओके, इसकी वजह से ये रेड होती है या ये पिगमेंट रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा है हीमोग्लोबिन की। होता यह है कि 97% ऑक्सीजन, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है। ठीक है, और 3% ही बाकी प्लाज्मा वगैरह से कैरी होता है। ठीक है, सो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास, हीमोग्लोबिन टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी टू द टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। ठीक है, हमने डिस्कस किया है कि मान लीजिए ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पर आरबीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, और आरबीसीज में क्या है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, जो तो एल्वेओलाई के कांटेक्ट में जो ये ब्लड कैपिलरीज होंगी ये यहाँ पर क्या करेंगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और साथ में इसको कहाँ ले जाते हैं, उन टिश्यूज में जहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत है। ओके, सो ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन दी डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। ठीक है, जब हमने हीमोग्लोबिन की बात करी थी तो हमने बताया था कि ऑक्सीजन 97% हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है और 3% प्लाज्मा के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, और मोर देन 77% या अराउंड 77% होती है ये डिजॉल्व्ड फॉर्म में। ओके, बाइकार्बोनेट फॉर्म में या प्लाज्मा के साथ। ठीक है, सो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट एक नो मोर एनसीईआरटी में इसको पढ़ लेते हैं। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। लंग कैंसर इज वन ऑफ द common causes of the death in the world. Okay, the upper part of the respiratory tract is provided with the small hair-like structures called cilia. जो हमारा upper respiratory tract है, ठीक है, नोज से लेके ये सब पार्ट जो हमने पढ़ा, ठीक है, ट्रैकिया में यहाँ सब क्या है, यहाँ पर सब hair-like structures प्रेजेंट है, उनको बोल रहे हैं cilia। ठीक है, ये cilia क्या हेल्प करते हैं, ये जर्म्स को, डस्ट को और बहुत सारे और हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उनको ट्रैप करने में, उनको रिमूव करने में। ठीक है, अगर स्मोकिंग से क्या होता है, बेसिकली ये जो सीलिया है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स को, जर्म्स को ट्रैप कर रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्मोकिंग के थ्रू। सो फिर क्या होता है उसके बाद, germs, dust, smoke and other harmful particles enter lungs and can cause infection, cough and even lung cancer। ठीक है, सो स्मोकिंग की वजह से जो सीलिया का डिस्ट्रप्शन हो रहा है, सीलिया डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये वन ऑफ द कॉज है फॉर द लंग कैंसर। नेक्स्ट यहाँ पर एक और नो मोर है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये कि इफ द एल्वेओलर सरफेस वर स्प्रेड, अगर एल्वेओलाई के पूरे सरफेस को हम क्या करें, स्प्रेड करें तो 80 मीटर स्क्वायर का एरिया बनेगा। ठीक है, हमारी बॉडी का अगर हम बात करें तो 1.9 to 1.2 इतना मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया है हमारी बॉडी का। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली ह्यूमन बॉडी के कितना ज्यादा है एल्वेओलर का सरफेस। ठीक है, और देख सकते हैं कि कितना एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज हो सकता है यहाँ पर पॉसिबल। ठीक है, जो होता है। ओके,
सो अगर डिफ्यूजन से हमारी बॉडी में पूरा जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो होता तो क्या होता, 3 इयर्स लग जाते एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को लंग से टोज तक जाने में, ठीक है, लंग से टोज तक जाने में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 3 इयर्स लगते हैं, ठीक है, यू पीपल कैन थिंक नाउ, ठीक है। और उससे हमें पता चलती है हीमोग्लोबिन की कितनी इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी बॉडी के, ठीक है। यहाँ पर क्या आती है, हीमोग्लोबिन की इंपॉर्टेंस है, ये हमें पता चलती है इससे, ठीक है। ये एक बहुत ही जरूरी और रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में या हमारे लिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ है हमें डिस्कस करना है कि ऑर्गन्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। एनिमल्स में बहुत वैरायटी है ऑर्गन्स की गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें, ठीक है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, जैसे कि स्पॉन्जेस, स्लिंट्रेट्स, फ्लैटस्पर्म वगैरह, ठीक है। ये क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए अपने बॉडी सरफेस को यूज करते हैं, ठीक है। एंटायर बॉडी सरफेस कैपेबल होता है कि वो गैसेस एक्सचेंज कर सके, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता है, ठीक है। और अगर हम फिशेस वगैरह की बात करें तो वहां पर गैसेस एक्सचेंज के लिए गिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की या मैमल्स की, तो हमारे अंदर क्या होती है, लंग्स होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे और तरीके भी हैं, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग स्किन के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ ऑर्गन्स हैं गैसेस एक्सचेंज के जो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं और एक्वाटिक एनिमल्स, दो तरह के एनिमल्स हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स वो होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। सो अगर हम दूसरी बात यहाँ पर डिस्कस करें तो जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं और जो वाटर में रहते हैं उनमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है। लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में एयर में प्रेजेंट है। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो वाटर में डिजोल्व है, ओके। सो एक ये डिफरेंस है। दूसरी चीज ये है यहाँ पर कि जो एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में कम होती है क्योंकि जो ऑक्सीजन की एबिलिटी है वाटर के साथ डिजोल्व होने की रिएक्शन की वो बहुत कम है, इसलिए बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही डिजोल्व होती है वाटर में। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 6.6। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, फिश को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उसके माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग और गिल स्लिट्स की। गिल स्लिट्स बेसिकली क्या है, ओपनिंग्स है ये, ठीक है, ओपनिंग टू गिल्स, ओके। ओपरकुलम एक और वर्ड है यहाँ पर, ओपरकुलम है कवरिंग जो कवर करता है गिल स्लिट्स को, ओके, ठीक है। दो चीजें, तो आपको इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को देखना है कि ये दोनों कोऑर्डिनेटेड है या नहीं, कि माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिल स्लिट्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग से किस तरह से कोरिलेटेड है, आपको ये देखना है। और आपको फिर दूसरी चीज ये बतानी है कि 1 मिनट में फिश कितनी बार अपने माउथ को ओपन और क्लोज कर रही है, और अपने आप से कंपेयर करना है कि हम कितनी बार ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं 1 मिनट में, ओके। तो यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन इस तरीके से रहेंगी, जो टाइमिंग है फिशेज में ओपनिंग एंड क्लोजिंग माउथ की और गिल स्लिट्स की वो आपस में कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, फिशेस डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वाटर में, ठीक है, उसको माउथ से क्या करती है, इन करती है, फिर उनको पास कराती है गिल से, फोर्स करती है कि वो गिल से पास हो, और जो वहां पर जो ऑक्सीजन है डिजोल्व इसको ब्लड में फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाए, और बाकी जो वाटर है उसको क्या कर दिया जाए, एक्सपेल आउट, ठीक है, आउट ऑफ द बॉडी थ्रू, ठीक है, थ्रू गिल स्लिट्स, ठीक है, ये होता है बेसिकली, ठीक है। तो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट टू पास थ्रू गिल्स वेयर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड टेकन बाय द ब्लड, ठीक है, बाकी जो वाटर है उसको बाहर कर देते हैं। तो होता क्या है, जब फिशेस का माउथ ओपन रहता है, ठीक है, तो इनके जो गिल स्लिट्स है वो क्लोज रहते हैं, लेकिन जब इनका माउथ क्लोज रहेगा, जब मतलब गिल से वाटर पास हो रहा होगा तो माउथ क्लोज रहेगा, सो गिल स्लिट्स क्या होंगी, ओपन होगी, क्योंकि उनको पानी क्या करना है, बाहर करना है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड है इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग।
ठीक है। अगर नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें तो फिश 50 से 150 टाइम्स अपने माउथ को 1 मिनट में ओपन एंड क्लोज करती है, और हम लोग 20 to 25 टाइम्स ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। अब इसकी जरूरत क्यों है, मैंने पहले डिस्कस किया आपसे कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में उसका अमाउंट बहुत कम है, ठीक है। सो इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर को इनको बार बार अपटेक करना पड़ता है माउथ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, टू मीट देयर बॉडी डिमांड। ओके, ये है। तो इसका रीजन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ओके, इसलिए क्या है, जो ब्रीदिंग रेट है फिशेज में या मैं कहूँ एक्वाटिक एनिमल्स में, वो बहुत फास्टर है कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग्स, ठीक है। होता यह है कि more and more water enters their gills, more oxygen is absorbed to meet their oxygen demand. Okay, उनकी बॉडी की जितनी ऑक्सीजन डिमांड है उसको मीट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वो वाटर को माउथ से लेते हैं और गिल से उनको पास कराते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाए। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से, ठीक है। हमारे जो नोज की ओपनिंग है उनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। फिर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं नेजल पैसेज, ठीक है। उसके बाद आता है फेरिंग्स, देन लेरिंग्स, ठीक है, देन ट्रैकिया। ट्रैकिया में प्रेजेंट है रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। ओके, उसके बाद ये पैसेज दो में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट। हमें पता है 2 लंग्स हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ओके, 2 लोब्स हैं हमारे पास लंग के। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो जहां पर डिवाइड होता है ट्रैकिया या पैसेज, इनिशियल इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। फिर फर्दर इसमें जो ये पैसेज डिवाइड हो रहा है इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और फाइनली जो आप देख रहे हैं बैलून लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, गोल 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 गोल, इनको बोलते हैं हम एल्वियोलाई, ठीक है। अगर सिंगुलर में यहाँ लिखूं तो इसको बोलेंगे एल्वियोलस, ठीक है। एल्वियोलर सैक इन्हीं को बोल रहे हैं। ओके, सो ये यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। अगर फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स एक कॉमन एंट्री है, वाटर कॉमन एंट्री फॉर फूड एंड एयर। ओके, और लेरिंग्स को हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, यहाँ पर साउंड की प्रोडक्शन होती है। ओके, ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप है हमारी, ठीक है। जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर लंग्स है। रिब्स की बात करें तो रिब्स कर्व्ड बोन्स हैं, ठीक है। ये मुड़ी हुई इस तरीके से बोन्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या बनाती है, रिब केज बनाती है। ओके, हमारे अंदर 24 है नंबर में, मतलब 12 पेयर रिब्स का। ओके, एक यहाँ पर वर्ड है डायफ्राम। डायफ्राम बेसिकली क्या है, ये सेपरेट करता है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी को, ठीक है। इन 2 कैविटीज को ये सेपरेट करता है। थोरेसिक कैविटी का मतलब है वो कैविटी जिसमें लंग और हार्ट ये सब प्रेजेंट है, और एब्डोमिनल कैविटी मतलब जो डायफ्राम से नीचे वाला पार्ट है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये इनको सेपरेट करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेस्पिरेशन में या ब्रीदिंग में, भी हम उसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। एक बार इन पार्ट्स को जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहली है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग्स है, ठीक है। एक्सटर्नल ओपनिंग है हमारे नोज की, एक पेयर होता है हमारे अंदर। ओके, इनके थ्रू ही क्या होता है, एयर को बॉडी में अंदर लिया जाता है, ठीक है। इस नॉस्ट्रिल्स के अंदर, नेजल पैसेज के अंदर कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जो हमारी मान लीजिए नॉस्ट्रिल्स है, ये हमारा नोज है, ठीक है। इनमें क्या है, अंदर हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर म्यूकस की लेयर भी होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं, ठीक है। जितने जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स एंटर करते हैं एयर के थ्रू नोज के अंदर, उनको ये ट्रैप करती है। बेसिकली ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है इन हेयर्स का और म्यूकस लेयर का। नेक्स्ट है थ्रोट, ठीक है। नोस्ट्रिल्स के बाद जो एयर है वो थ्रोट को पास करते हुए लंग्स में एंटर करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है थ्रोट में। ये क्या करती है, इट एंश्योर्स द कॉन्टिन्यूअस एयर पैसेज, मतलब एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ठीक है। ये एयर पैसेज को कोलैप्स नहीं होने देती, कॉन्टिन्यूअस एयर पैसेज बना रहता है इनकी वजह से। कार्टिलेज क्या है, बेसिकली कार्टिलेजिनस टिश्यू हमने पढ़ा था। कार्टिलेजन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है हमने पढ़ा था, कार्टिलेज होता है जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन फ्लेक्सिबल है। ओके, सो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर।
नेक्स्ट है लंग्स, ठीक है। लंग्स में हमने पढ़ा है कि जब ये ट्रैकिया खत्म हो जाता है तो हमारे पास दो लंग्स हैं यहाँ पर, ये पैसेज डिवाइड होता है, ठीक है। ये जो इनिशियल ये है इसको हम बोल रहे हैं ब्रोंकाई, और जो ये फर्दर डिवाइड हो रही है इनको हम बोल रहे हैं ब्रोंक्यूल्स, और फाइनली ये कहाँ टर्मिनेट हो रही है, एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। ये लंग्स में हमारे बेसिकली गैसेस एक्सचेंज के इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर इनका, एल्वियोलाइज का, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है इसको। नेक्स्ट है लंग्स में जो स्पेशलिटी है कि क्यों गैसेस एक्सचेंज कैसे यहाँ पर हो पा रहा है इतनी आसानी से, तो एल्वियोलाई है मेन, तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर एल्वियोलाई के जो टेक्सचर है, या मैं कहूँ किस तरीके की बनी हुई है, उनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो एल्वियोलाई थिन है, डेलिकेट है, ओके, और ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए इतनी सारी एल्वियोलाइज प्रेजेंट है, ओके। ये बहुत थिन है और क्या है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है गैसेस एक्सचेंज के लिए, ओके। अगर हम अपनी सारे एल्वियोलर सैक को, एल्वियोलर सरफेस को स्प्रेड करें तो 80 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया ये ऑक्यूपाई करेंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर सरफेस एरिया मिलता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी है, ठीक है, हमें पता है कि कोई आर्टरी जब किसी ऑर्गन को रीच करती है तो वहां पर वो क्या करती है, आर्टरी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और फिर फर्दर ज्वाइन होके ये कैपिलरीज वेन्स बनाती है। ये आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अभी आगे, ओके। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है कि एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं उन पर एक बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क है इस तरीके से ब्लड वेसल्स का, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये इस तरीके से ये ब्लड वेसल यहाँ पर आ रही है एल्वियोलाई पे और बहुत कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है, और फर्दर ये कैसे वेन में ज्वाइन हो रही है, ठीक है। सो ये आप नेक्स्ट लेक्चर में जब हम हार्ट को डिस्कस करेंगे और ब्लड वेसल्स को, वहां पर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर लंग्स के स्ट्रक्चर में, कि एक तो एल्वियोलाइज बहुत थिन और डेलिकेट है, इजीली एक्सचेंज हो पा रहा है गैसेस का, और दूसरी चीज की ब्लड वेसल से बहुत ज्यादा नेटवर्क है यहाँ पर, ताकि इजीली ब्लड में ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाए फॉर एफिशिएंट रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट है कि जब हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन, ठीक है। जब हम एयर को अंदर लेते हैं, हम सांस लेते हैं, अंदर की तरफ एयर लेते हैं, तो उसमें हम दो चीजें करते हैं, हम अपनी रिब्स को क्या करते हैं, रेज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका जो डायफ्राम है, मैंने बताया था डायफ्राम क्या होता है, जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है, ठीक है। मान लीजिए आपका नॉर्मली डायफ्राम इस तरीके से रहता है, कर्व्ड रहता है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हल्का इसकी ऐसे हो जाती है शेप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम एयर को इन करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है इस तरीके से, ओके। और रिब्स क्या होती है हमारी, रिब्स हमारी होती है रेज, मतलब इस तरीके से ये ऊपर की तरफ उठती है जब हम एयर को इन करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये कैविटी में जो पहले स्पेस कम था वो बढ़ जाता है, क्योंकि मान लीजिए पहले इस तरीके का स्पेस था इतना सा, ठीक है। डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रिब्स क्या हो गई, रेज हो गई, तो थोरैसिक कैविटी में जो है या थोरेक्स में वॉल्यूम बढ़ गया है, तो इसी वजह से क्या होती है, एयर की एंट्री हो जाती है लंग्स में। सो इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन या एयर ब्रीद इन, ठीक है। उसी की वजह से क्या हुआ, जो एल्वियोलाइज प्रेजेंट है लंग्स में वो एयर से फुल हो जाती हैं, ठीक है। इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग एयर ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, ठीक है। द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, ठीक है, जिसको हम थोरेक्स बोल रहे हैं, वो क्या होती है, लार्जर हो जाती है, ठीक है। एयर इज सक्ड इन टू दी लंग्स एंड फिल्स दी एक्सपेंडेड एल्वियोलाई, ठीक है। उससे क्या होता है, एल्वियोलाइज एयर से भर जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो हो रहा है वो ये है कि मान लीजिए हमने बाहर से ऑक्सीजन गैस का, एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है, ओके। ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड टू दी। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या हमने बताया कि ये एक सिंगल एल्वियोलाई यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, एक सिंगल एल्वियोलाई है ये, एल्वियोलस जिसको बोलेंगे, ठीक है। हर एक एल्वियोलस किसके कांटेक्ट में है, ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में है, ठीक है। ये भी हमने भी डिस्कस कर लिया है, वो क्या बोल रहे हैं, ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज। सो हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ एंटर करती है, अंदर एंटर करती है एल्वियोलाइज में। जो कैपिलरीज यहाँ पर
ब्लड को कैरी कर रही हैं वो क्या करेंगी, इस ऑक्सीजन को तो कैरी कर लेंगी ब्लड वेसल्स या ब्लड, मैं कहूँ स्पेशली ब्लड, ब्लड में दो चीजें होती हैं, प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट्स। ठीक है, सेलुलर एलिमेंट्स में हमारे क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं। बेसिकली यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स ही आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगी, या कुछ प्लाज्मा ऑक्सीजन को यहाँ से कैरी कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ रही है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है यहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो जैसे ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आती है एल्वेओलाई के, कार्बन डाइऑक्साइड इधर ज्यादा है और एल्वेओलस में क्या है, कम है कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुरंत ये डिफ्यूजन प्रोसेस से अंदर आ जाता है, हाई प्रेशर टू। ठीक है, क्या होगा, डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कोई गैस अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ जाए, तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन से ये इस कैपिलरी से एल्वेओलाई में एंटर कर जाएगी, और इसी तरीके से यहाँ होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर कम है ऑक्सीजन, तो ये तुरंत इधर एंटर कर जाएगी, और फिर यहाँ से ये दूसरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होगा। ठीक है, जहां जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। द ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी इनटू एल्वेओलाई। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द बॉडी से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेट वो यहाँ पर एल्वेओलाई में आ रहा है, और एल्वेओलाई से जो ऑक्सीजन है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दूसरे बॉडी पार्ट्स को जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर टर्म है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कितना ही फोर्सफुली एयर को ब्रीद इन करें या ब्रीद आउट करें। ठीक है, 1100 टू 1200 ml की एयर जो होगी वो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होगी, और उसी को हम बोल रहे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, लंग्स ऐसा नहीं कि खाली होंगी, कभी अगर आप कितना भी फोर्सफुली बाहर ब्रीद आउट कर दें, ऐसा नहीं कि लंग्स में कोई वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं होगा, वहां प्रेजेंट होगी, उसको हम बोल रहे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो चीज ये है कि लंग्स में अगर प्रेजेंट है एयर तो लंग्स कोलैप्स नहीं होती हैं, एक तो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। दूसरी चीज है कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो हमेशा पॉसिबल है क्योंकि वहां पर एयर प्रेजेंट है ऑलवेज। ठीक है, सो इट प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज इसी की वजह से पॉसिबल होगा किसी भी टाइम। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हमारे अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर ये पिगमेंट प्रेजेंट ना हो तो पॉसिबल नहीं है कि हमारी सारी सेल्स को ही इजीली ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। बेसिकली क्या है, हम बात कर रहे हैं कि डिफ्यूजन की बात करी हमने कि जब एल्वेओलाई से ब्लड वेसल्स में या ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन एंटर कर रही है तो सिंपल डिफ्यूजन से कर रही है। ओके, और ब्लड वेसल से या ब्लड कैपिलरीज से एल्वेओलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है वो भी सिंपल डिफ्यूजन से जा रही है, लेकिन पूरी बॉडी में सप्लाई के लिए डिफ्यूजन एक सफिशिएंट प्रोसेस नहीं है कि अगर आप कहें कि आपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लड वेस्ट कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है वो पूरी बॉडी सेल्स को डिफ्यूजन से चला जाए तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ये वर्कआउट नहीं कर पाएगी, तो इसके लिए हमारे अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट है, इसको हम बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये रेड कलर का पिगमेंट है और ये रेड ब्लड सेल्स में या कर्पशल्स में प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स इस तरीके से अभी आपने पीछे पिक्चर्स में देखे थे और उनमें ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर हम बात करें ये रेड क्यों है, तो इसमें एक आयरन प्रेजेंट है, आयरन एलिमेंट। ओके, इसकी वजह से ये रेड होती है या ये पिगमेंट रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा है हीमोग्लोबिन की। होता यह है कि 97% ऑक्सीजन, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है। ठीक है, और 3% ही बाकी प्लाज्मा वगैरह से कैरी होता है। ठीक है, सो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास, हीमोग्लोबिन टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी टू द टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। ठीक है, हमने डिस्कस किया अभी कि मान लीजिए ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पर आरबीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, और आरबीसीज में क्या है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, जो तो एल्वेओलाई के कांटेक्ट में जो ये ब्लड कैपिलरीज होंगी ये यहाँ पर क्या करेंगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और साथ में इसको कहाँ ले जाते हैं, उन टिश्यूज में जहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत है। ओके, सो ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ठीक है, सो
कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन दी डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड, ठीक है। जब हमने हीमोग्लोबिन की बात करी थी तो हमने बताया था कि ऑक्सीजन 97% हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है और 3% प्लाज्मा के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, और मोर देन 77% या अराउंड 77% होती है ये डिजॉल्व्ड फॉर्म में, ओके, बाइकार्बोनेट फॉर्म में या प्लाज्मा के साथ, ठीक है। सो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट एक नो मोर एनसीईआरटी में इसको पढ़ लेते हैं। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। लंग कैंसर इज वन ऑफ द common causes of the death in the world, okay. The upper part of the respiratory tract is provided with the small hair like structures called cilia। जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, नोज से लेके ये सब पार्ट जो हमने पढ़ा, ठीक है, ट्रैकिया में यहाँ सब क्या है, यहाँ पर सब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उनको बोल रहे हैं सीलिया, ठीक है। ये सीलिया क्या हेल्प करते हैं, ये जर्म्स को, डस्ट को और बहुत सारे और हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उनको ट्रैप करने में, उनको रिमूव करने में, ठीक है। अगर स्मोकिंग से क्या होता है, बेसिकली ये जो सीलिया है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स को, जर्म्स को ट्रैप कर रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्मोकिंग के थ्रू। सो फिर क्या होता है उसके बाद, germs, dust, smoke and other harmful particles enter lungs and can cause infection, cough and even lung cancer, ठीक है। सो स्मोकिंग की वजह से जो इस सीलिया का डिस्ट्रप्शन हो रहा है, सीलिया डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये वन ऑफ द कॉज है फॉर द लंग कैंसर। नेक्स्ट यहाँ पर एक और नो मोर है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये कि इफ द एल्वेलर सरफेस वर स्प्रेड, अगर एल्वेलाई के पूरे सरफेस को हम क्या करें, स्प्रेड करें तो 80 मीटर स्क्वायर का एरिया बनेगा, ठीक है। हमारी बॉडी का अगर हम बात करें तो 1.9 to 1.2 इतना मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया है हमारी बॉडी का, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली ह्यूमन बॉडी के कितना ज्यादा है एल्वेलर का सरफेस, ठीक है। और देख सकते हैं कि कितना एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज हो सकता है यहाँ पर पॉसिबल, ठीक है, जो होता है, ओके। सो अगर डिफ्यूजन से हमारी बॉडी में पूरा जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो होता तो क्या होता, 3 years लग जाते एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को लंग से टोज तक जाने में, ठीक है, लंग से टोज तक जाने में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 3 years लगते हैं, ठीक है। यू पीपल कैन थिंक नाउ, ठीक है। और उससे हमें पता चलती है हीमोग्लोबिन की कितनी इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी बॉडी के, ठीक है। यहाँ पर क्या आती है, हीमोग्लोबिन की इंपॉर्टेंस है, ये हमें पता चलती है इससे, ठीक है। ये एक बहुत ही जरूरी और रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में या हमारे लिए, ओके।